हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम। वाक्य में जिस पद से क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया क्या परिभाषा होती है? वाक्य में जिस पद से जिस पद से क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे खाना। खाना क्या हुआ? खाना हमारा क्रिया हुआ। फिर जाना, फिर उसके बाद पढ़ना आदि, ये सब क्या है? सब क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम धातु किसे कहते हैं। ठीक है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। धातु क्या होता है? अर्थात धातु ही वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु से क्रिया कैसे बनाई जाती है? तो धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी क्रिया बन जाएगी। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए पढ़। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये है आपका धातु। अगर हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना। ठीक है, और ये क्या हुआ? ये आपका हुआ क्रिया। तो धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ के क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम धातु के भेद। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद स्वीकृत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण के आधार पे इसके कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। ठीक है, पहला है मूल धातु। चलिए मूल धातु के बारे में देखते हैं हम। तो मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मूल धातु? मूल धातु ये स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे पढ़,
खा और लिख, ये सब क्या है? सब मूल धातु हैं। मूल धातु। फिर उसके बाद अगर हम लिख देते हैं चल, तो ये भी क्या है? मूल धातु है। ठीक है, आदि हम लिख देते हैं, आदि। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम। यौगिक धातु। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ठीक है, तो क्या होती है यौगिक धातु? यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है और यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है, के योग से बनती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा चल, तो ये क्या है? चल से क्या होगा? चल से हम लिख होगा चला। ये क्या है? ये यौगिक धातु है। ठीक है, इसी तरह देख, देख से क्या बनेगा? देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यौगिक धातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं? तो क्रिया के पहला तो हम देखेंगे कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्या होता है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दो होते हैं। अब इसी में देखा जाए तो अब आगे देखते हैं। तो इसी में पूछा जाता है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सकर्मक क्रिया होती है, दूसरा अकर्मक क्रिया होती है। अगर पूछे कि सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं, तो इसके भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं हम पहले, फिर उसके बाद जैसे अभी हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इसी तरह संरचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पे, तो संरचना के आधार पे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं हम। पहला होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु। नाम धातु क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा है पूर्वकालिक।
पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। और पांचवा है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया। ठीक है। तो कर्म के आधार पे पूछे तो कर्म के आधार पे कितने होते हैं? दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। फिर अगर संरचना के आधार पे पूछे तो संरचना के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु क्रिया, तीसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा होता है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा होता है कृदंत क्रिया। ठीक है। तो ये हो गए संरचना के आधार पे। अब आगे देखते हैं हम। इसी में पूछेगा कि काल के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो काल के आधार पे क्रिया के 3 भेद होते हैं। चलिए लिखते हैं हम। काल के आधार पर कौन कौन से हैं? पहला है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया, और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। तो क्रिया के इतने भेद होते हैं। कर्म के आधार पे पूछे तो 2 होते हैं, संरचना के आधार पे 5 होते हैं और काल के आधार पे 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमानकालिक क्रिया, तीसरा भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम। पहले पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है। तो कर्म के आधार पे क्रिया कितने होती हैं? 2 होती हैं। पहला है सकर्मक क्रिया। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के बारे में, जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। सकर्मक क्रिया में व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात चलिए इसके बारे में लिखते हैं हम। जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो सकर्म यानी अर्थ से ही इसका है स्पष्ट है कि यानी स अर्थात क्या होता है? स मतलब सहित। ठीक है। स मतलब सहित। अतः तो क्या हो गया? सकर्म यानी कर्म के साथ। ठीक है। कर्म के साथ। ठीक है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मोहन विद्यालय जाता है। तो इसमें जाना क्या है? इसमें जाना ये क्या है? क्रिया है। ठीक है। और विद्यालय क्या है?
कर्म है। ठीक है, तो मोहन विद्यालय जाता है, इसमें जाता क्रिया है और विद्यालय क्या है, कर्म है। क्या हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम सकर्मक क्रिया को पहचानने का ट्रिक देखते हैं हम कैसे पहचानते हैं हम। तो सकर्मक क्रिया की पहचान ये है कि हम क्या अथवा कौन प्रश्न करते हैं, तो यदि कोई उत्तर मिले तो वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। जैसे हम इसी में देख लेते हैं, हम इसमें अगर हम क्या और कौन का प्रश्न करेंगे, तो मोहन विद्यालय जाता है, तो हम करेंगे कि कौन विद्यालय जाता है, तो मोहन जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं पहचानने के लिए। तो सकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या और कौन प्रश्न करने पे अगर उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया क्या हुई, वह क्रिया सकर्मक क्रिया हो गई। अन्यथा अथवा वह अकर्मक हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हुआ सकर्मक क्रिया पहचानने का एक तरीका। अगर हम किसी से अगर हम क्या और कौन प्रश्न करते हैं वाक्य में, अगर उसका कोई हमको उत्तर प्राप्त होता है तो क्या हुई, वो सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सकर्मक क्रिया का पहला भेद होता है एक कर्मक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, माँ पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ माँ क्या है, तो माँ क्या कर रही है, एक ही कर्म कर रही है, क्या कर रही है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, एक कर्मक क्रिया हुआ। चलिए अगला देखते हैं हम दूसरा क्या है, द्विकर्मक। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में। जिस वाक्य में क्रिया के साथ
क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं? तो छात्रों को। तो इसमें क्या है? दो कर्म है, इसलिए क्या हुआ? द्विकर्मक हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अब आते हैं, अब देखते हैं हम अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना नहीं होती है, नहीं रहती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की संभावना नहीं होती है, नहीं रहती है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं हम? जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए अगर हम क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगर वाक्य में हम क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करेंगे हम, तो अगर उत्तर कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। चलो जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे आशा सोती है। ठीक है, तो अगर हम क्या अगर प्रश्न करेंगे तो क्या सोती है, कोई उत्तर मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। फिर अगर हम किसे प्रश्न करेंगे तो आशा किसे सोती है, क्या ऐसा कोई उसमें उत्तर मिल रहा है? तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।